हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th से। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का कंप्लीट का इंट्रोडक्शन पार्ट भी करेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स से। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल होता क्या है। अ पॉलिनोमियल इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है विच कंसिस्ट, जिसके अंदर होते हैं वेरिएबल्स, हो सकता है कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भाई एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होता है। ये एल्जेब्रा एक मैथ का पार्ट होता है और उसके अंदर जो ये एक्सप्रेशंस हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं इन टर्म्स को मैंने, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती है एल्जेब्रिक इक्वेशंस, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट, इनकी सब की डेफिनेशन मैंने एक वीडियो में करवाई है, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट एल्जेब्रा के नाम से। ठीक है, तो इनका डेफिनेशंस नहीं करवाएंगे भाई हम इसमें। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये हम उस वीडियो में करवा चुके हैं। तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में है, तो मैं सिर्फ पॉलिनोमियल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन बताई कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही बोलते हैं जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंट्स भी, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी। और ये ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, ऐड हो सकता है बीच में, सब्ट्रैक्ट हो सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है। एग्जांपल देखो, जैसे ये कोई हमने एग्जांपल ले लिया तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसके अंदर जो ये वेरिएबल आया, वर्ड वेरिएबल क्या है, जो ये इंग्लिश के इसमें अल्फाबेट्स दे रखे हैं, एक्स और वाई, ये वेरिएबल है, ये डिफाइन कर रखा है नीचे सारा। इसमें जो ये वेरिएबल्स आएंगे, वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट क्या है, जिसके पीछे साथ वेरिएबल नहीं है और साथ में साइन जरूर लेना है। साथ किसका है, माइनस का, तो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ माइनस का 7। एक्सपोनेंट्स क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंट बता रखा है। एक्सपोनेंट्स बोलते हैं पावर को, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 2 और वाई की कितनी है 1, तो 2 और 1 ये दोनों एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही टर्म्स कौन कौन सी हैं इसमें, तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। या फिर कह सकते हो जिनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये जो ऑपरेशंस लग रहे हैं इसमें प्लस माइनस, जिनको अलग करते हैं, जैसे ये प्लस है, ये इसको अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, ये माइनस इसको और इसको, तो यहाँ तीन टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स लिख रखी हैं। टर्म्स के साथ भी ये चीज ध्यान रखनी है, साइन जरूर लेना है, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए प्लस का लगा नहीं रखा। -7, ये -7। इसके बाद ऑपरेशंस इसमें कौन कौन से लग रहे हैं, प्लस का और माइनस का, तो ये प्लस और माइनस इसमें ऑपरेशंस हो गई। एक्सपोनेंट बता चुके, जो पावर है वेरिएबल्स की, वेरिएबल की पावर एक्स की तो 2 है और वाई की 1 है, तो ये एक्सपोनेंट हो जाएगा। ऐसे ही डिग्री क्या है इसकी, डिग्री के अंदर अब देखो एक्सपोनेंट में तो दोनों लिखी, जितने भी वेरिएबल्स की पावर है कम ज्यादा सारी लिखी है, और डिग्री के अंदर सिर्फ हमें हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। तो हाईएस्ट पावर है जैसे एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 2। आगे समझ में, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ये कोफिशियंट्स जो पूछेगा वो ऐसे पूछेगा, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताओ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो जाएगा प्लस का 5, और वाई का कोफिशियंट पूछता है यहाँ, तो वाई का हो जाएगा प्लस का 2। अब इसमें देखो पोलिनोमियल्स के टाइप, तो दो तरह से होते हैं टाइप्स, दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। नंबर एक तो है इसकी टर्म्स पे, कि उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, तो ये है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन टर्म्स, टर्म्स के ऊपर। सबसे पहला आता है मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोनोमियल किसको कहते हैं, अब पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिस पॉलिनोमियल में केवल हमें एक ही टर्म मिले उसको कहते हैं मोनोनोमियल। ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा जैसे 2x, तो इसमें एक ही टर्म है भाई। और ये भी ले सकते हो 12xy²। अब वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं बट टर्म तो एक ही है इसमें। ठीक है, ऐसे ये भी एक मोनोनोमियल है। अब बी पे आता है बायोनोमियल। बायोनोमियल पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, अ पॉलिनोमियल हैविंग टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, डिफरेंट किस लिए लगाया, अगर सेम टर्म ले लेंगे हम, मान लो दो सेम टर्म ले लें, 4x + 4x, तो ये अब इसमें टर्म्स दो दिख रही हैं बट ये दो थोड़ी है, 4x में 4x ऐड होके कितना हो जाएगा 8x, वो तो सिंगल टर्म ही आ जाएंगी। तो डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर दो अलग अलग टर्म्स हो, जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो उसको कहेंगे बायोनोमियल। अब ये है ट्रायोनोमियल। ट्रायोनोमियल किसको कहते हैं, अब पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिफरेंट टर्म्स, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 अलग अलग टर्म्स हो, जैसे एक ये टर्म्स, दूसरी टर्म, 3 टर्म, तो ये हो जाएगी ट्रायोनोमियल। ऐसे ये भी क्या है, ट्रायोनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये तो डिपेंड्स थे टर्म्स पे। इसके बाद देखिए दूसरा टाइप किस पे डिपेंड करता है, वो डिग्री पे डिपेंड करता है। ये देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन डिग्री, डिग्री के ऊपर कौन कौन सा डिपेंड करता है।
डिग्री पे देखिए कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले इसमें आएगा जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? ये जीरो पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप की पॉलिनोमियल होती है भाई, ठीक है। ये तो जैसे इसमें ज्यादा पढ़ने को मिलेगी हमें, 10th की बुक में लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगी खूब सारी देखने को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी मिलेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी मिलेगी, और कुछ कुछ क्वेश्चनों में ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी मिलेगी। जीरो पॉलिनोमियल इसको स्पेशल क्यों बोल रहे हैं? ये नाक के बराबर मिलेगी, ठीक है। तो देखो ये क्या होती है जीरो पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विच हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म, जिसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है। एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज जीरो, और वेरिएबल की डिग्री जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है भाई? जैसे ये -5 लिख रखा है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसके अंदर ये आगे कुछ नहीं लिया जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल तो आता ही नहीं है, तो वेरिएबल आएगा ही नहीं, तो वेरिएबल की पावर अपने आप क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर जीरो होनी चाहिए, और वो हमें सिर्फ जब कांस्टेंट लेंगे पॉलिनोमियल में तो तभी मिलेगा। तो इसका ये एग्जांपल है, जैसे जीरो ले लिया हमने इसका कोफिशिएंट x का, और x की पावर जीरो ले ली, तो x की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो करोगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 की जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y की पावर जीरो करोगे तो y की पावर जीरो भी 1 होता है, और 1 की जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो गया। और ये कांस्टेंट टर्म तो भाई जीरो है ही, इसको 0 1 2 जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। आ गया समझ में? ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल देखिए दूसरे टाइप की। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ए पॉलिनोमियल विच हैविंग हाईएस्ट डिग्री 1, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की डिग्री तो भाई वेरिएबल की होती है, ठीक है। इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल हो जाएगा इसका जैसे 2x + 3, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे भाई y भी ले सकते हो। तो वेरिएबल एक हो, दो हो, तीन हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट 1 ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ x की भी 1 है, y की भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही हो जाएगी। अब इसकी मान लो अगर यहाँ 2 ले ले पावर y की, तो अब ये लीनियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि y की इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई? x की 1 थी, y की 2, 2 हाईएस्ट हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, क्वाड्रेटिक के अंदर पावर 2 मिलेगी। अब पॉलिनोमियल विच हैविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिग्री 2 ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट 2 हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखी हमने, ठीक है। 2 वेरिएबल्स में है, एक x है एक y है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे देखियो, ये जो x की जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो इसको बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे मैं एक यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ भाई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी को मैंने बोल दिया कि भाई इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक, अगर इक्वेशन बोल रहे हैं इसको, तो इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है? इक्वेशन में ये होगा भाई, टर्म्स तो इक्वेशन में भी मिलेगी, दोनों की सेम सी डेफिनेशन होती है। इक्वेशन में भी नंबर ऑफ टर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन से अलग होती है, बट उसके अंदर बीच में इक्वल का साइन मिलेगा, और इक्वल के उस तरफ भी हमें कोई चीज मिलेगी, जैसे ये कांस्टेंट उस तरफ चला जाए या तो, ठीक है, या एक इसमें कांस्टेंट इस तरफ है तो या तो इक्वल रख के उस तरफ जीरो हो जाए, इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब है इक्वेशन के अंदर हमें बीच में इक्वल का साइन मिलेगा, लेफ्ट साइड में कुछ मिलेगा, राइट साइड में कुछ मिलेगा। अब इसमें देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? अ पॉलिनोमियल विच हैविंग हाईएस्ट डिग्री 3, एक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है वेरिएबल की, उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल हो जाएगा x की क्यूब -6x² + 11x - 6, ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है। अब इसके अंदर एक ही वेरिएबल है x x x, ठीक है, x मल्टी टाइम आ रहा है बट है तो x ही इनका सबका नाम, तो एक ही वेरिएबल है x, एक ही लेटर आ रहा है इसमें x, ठीक है, आगे समझ में। और इसकी पावर यहाँ पे x की 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो हाईएस्ट कितनी है? 3, तो हाईएस्ट डिग्री अगर 3 मिलती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बाय क्वाड्रेटिक में, बाय का मतलब 2 होता है, क्वाड का मतलब भी 2 होता है भाई, ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे या ये लगा सकते हो 4। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें डिग्री 4 हो। अ पॉलिनोमियल विच हैविंग हाईएस्ट डिग्री 4 ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा x की हाईएस्ट पावर हमने 4 ले ली, पीछे आप कुछ भी प्लस माइनस में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री के बेसिस पे भी हमने पढ़ ली और टर्म्स के बेसिस पे भी पढ़ ली, ठीक है। अब इस चैप्टर में आएगा जीरोज और रूट्स के बारे में, जीरोज और रूट्स के बारे में। तो जो दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये पहला टॉपिक तो हमने सारा पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ रहे हैं रूट्स और जीरोज।
रूट्स और जीरो ये एक ही होते हैं भाई, जीरोज बोल लो चाहे रूट्स बोल लो, एक ही तरीके से निकाले जाते हैं दोनों, और होते ये दोनों, यही लगा लो एक ही चीज के नाम है, ठीक है, ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के ही निकाले जाते हैं, ठीक है। जीरोज फाइंड करवाएगा क्वेश्चनों में, रूट्स भी इन्हीं को बोलते हैं। तो यहां से देखिए, अगर डेफिनेशन करें, जीरोज की डेफिनेशन बोल रहे हैं, तो द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, हमने कोई पॉलिनोमियल ले ली, उसका नाम ले लिया पी एक्स, तो उसके जीरोज क्या होंगे, आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स, वो एक्स की वैल्यू होगी विच सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करना चाहिए द इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स इज इक्वल टू जो इक्वेशन है उसके इक्वल जीरो लेके चलेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का क्या मतलब होगा, जैसे एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा। हमने ये कोई इक्वेशन ले ली भाई, अब देखो हम इसको इक्वेशन बोल रहे हैं, तो बीच में किसका निशान आया, इक्वल, और इक्वल के उस तरफ क्या मिला हमें, जीरो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसको हम पोलिनोमियल बोलते तो यहाँ ये जीरो नहीं लेने की जरूरत, ऐसे इक्वल का निशान नहीं आएगा तो भी ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। आ गया समझ में पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। डेफिनेशन दोनों की लगभग सेम लगेगी आपको, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से अलग की जाती हैं पोलिनोमियल्स में, और इक्वेशन में भी मैथमेटिक एक्सप्रेशंस बोल लो या टर्म्स बोल लो, ये साइन से या ऑपरेशन से अलग की जाती है, बट उसमें इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। इक्वेशन में तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखी है हमने, हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की, 2, और इसको हमने पी एक्स ले लिया, ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं। तो ये कोई पी एक्स नाम की इक्वेशन दे रखी है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब हमें अगर इसके रूट्स फाइंड करने हो या जीरोस फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए दो तीन मेथड है, कोई से भी मेथड से यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हम कर लेते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से, ये इसकी मिडल टर्म है भाई 3x प्लस का, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट मतलब दो भागों में बांट लेते हैं। तो उसका क्या मेथड होता है, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई की जानी होती है जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ, उस टर्म के साथ। तो 2 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे यहां लिखें 2 की अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये आएगा 2x स्क्वायर, और बीच वाला जो होता है प्लस 3x, इसको ऐसे लिख लेंगे प्लस का 3x। तो हमें इसके फैक्टर बनाने होते हैं, ठीक है, या तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लो या फिर कह लो कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो इसके फैक्टर करने होते हैं हमें, फैक्टर क्या आने चाहिए, अब मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आना चाहिए, और जमा या घटा करें उन दोनों फैक्टरों की, दो फैक्टरों की, तो 3x मिलना चाहिए प्लस का, ठीक है, आगे समझ में। गुणा करें तो 2x स्क्वायर आना चाहिए, और उनको जमा करें तो 3x आना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखो, अगर इसको और भी इजी बनाना चाहते हो भाई, तो आप इसके पीछे से ये वेरिएबल हटा लो, वेरिएबल हटा लो, ठीक है, ये रफ वर्क है, ठीक है ना। तो अगर वेरिएबल हटा लें तो इस वेरिएबल को हटा लेते हैं, वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2, तो मल्टीप्लाई करो तो 2 आना चाहिए, और प्लस माइनस करो तो इसका भी वेरिएबल हटा लो तो कितना आ जाएगा, 3। कहने का मतलब है इसके पीछे से हमने वेरिएबल हटा दिया, ये एक्स स्क्वायर हटा दिया और ये एक्स हटा दिया, तो मल्टीप्लाई करो तो 2 आना चाहिए, और उन दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस किया जाए तो 3 आना चाहिए। तो अब ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई करो तो 2 कब आएगा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा कितना आएगा, 2 ही आएगा, और अब इनको प्लस करें तो 3 आ जाएगा। आ गया समझ में, 1 में प्लस करेंगे 2 तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अब हमें लेने कौन से हैं, ये मल्टीप्लाई वाला नहीं लिया जाता, लिया जाएगा जो प्लस वाला है, ये वाला, ठीक है। तो हमें यहाँ से दो फैक्टर मिल गए, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। अब इनके पीछे जो वेरिएबल इक्वेशन में दे रखा है x दे रखा है तो x लगा दो, y है तो y, या कोई और कुछ दे रखा है s वगैरह t वगैरह तो वो लगा दो पीछे। तो x दे रखा है तो इसके पीछे भी x और इसके पीछे भी x। अभी यहां से हमें दो फैक्टर मिल गए, 1 प्लस एक्स और 1x प्लस 2x। अब इसको 1x प्लस 2x बोल लो, चाहे इसको 2x प्लस 1x, पीछे 1x को x ही कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो, x प्लस 2x बोल लो चाहे 2x प्लस x बोल लो, इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करना है, इस बीच की टर्म को हटा देते हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां से हम क्या करेंगे, इक्वल टू, ये आगे वाली टर्म तो ऐसे की ऐसी, इसको इसके साइन के साथ हटा देंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसको हटा देंगे पूरी को, और इसकी जगह जो हमने ये फैक्टर बनाया है इसको लगा देंगे, चाहे इसको लगाओ चाहे ऊपर वाले को लगाओ। तो मान लो इसको लगा देते हैं 2x प्लस 1, ये 2 के आगे प्लस है तो ये तो साइन हट जाएगा, इसका साइन हट जाएगा, प्लस का 2x और प्लस x, और पीछे वाली टर्म ऐसे की ऐसी, प्लस का 2 और इज इक्वल टू उस तरफ 0। अब क्या करेंगे, आगे वाली जो दो टर्म्स हैं इनमें से कुछ कॉमन आएगा, पीछे वाली टर्म्स में से भी
कॉमन आएगा। तो देखो यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x है, तो हमें दिख रहा है यहाँ से x कॉमन है भाई, ठीक है, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। तो जैसे यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया, x की 2 को x से डिवाइड करो या x की 1 से डिवाइड करो, तो एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, तो ऊपर x बचेगा, ठीक है, तो ये अंदर x बच गया, प्लस का प्लस। अब 2x में से x कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का मतलब क्या बताया, डिवाइड करना, तो 2x को आप डिवाइड करोगे 2 से, इससे x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा। आ गया समझ में, जो कॉमन लेते हैं उस कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना ही होता है। अब यहाँ से x है, यहाँ 2 है, तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है एक तरह से देखो तो, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां 1 तो कॉमन होता है। आ गया समझ में, वहां क्या कॉमन होगा, 1, 1 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लिया हमने, जहाँ कुछ भी कॉमन ना आए वहां 1 कॉमन ले लेना। अब 1 कॉमन आएगा, x को 1 से डिवाइड करोगे तो x ही आएगा वापिस, प्लस 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, और इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये रफ वर्क है पीछे का, यहां से कर रहे हैं हम। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखो अगर तुमने फैक्टर सही बनाए है ऊपर और सॉल्यूशन सही करके लाए हो, तो जो यहाँ तुम्हारा फैक्टर बना है x+2, पीछे भी कॉमन लोगे तो सेम ऐसा ही बनेगा, साइन भी सेम आएगा, सेम फैक्टर बनेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, एक तो x+1 हो जाएगा, एक तो जो बिना ब्रैकेट के है x और प्लस का प्लस और 1, एक तो ये फैक्टर मिल जाएगा यहाँ से, और एक ये दो x+2 2 बार आ रहा है, ये एक बार लिख लेना है, और इज इक्वल टू उस तरफ 0, यहाँ पे ये एम्प्लाइज लगा लो, ठीक है। तो अब यहां से हमें ये दो फैक्टर्स मिल गए, तो कहने का मतलब है हमें जीरोज निकालने से पहले उस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक है या जो भी है क्यूबिक है, तो उसके फैक्टर निकालने पड़ते हैं। फैक्टर निकल गए, अब फैक्टर से हम इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, उन्हीं को जीरोज और रूट्स बोलते हैं। वो कैसे निकलती है, यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये 8th 9th का कॉन्सेप्ट है भाई, वहीं से करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे इधर और से जो मेथड लगेगा वो लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर या तो भाई x+1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, और x+2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इधर और ये मेथड क्यों लगता है कि या तो ये 0 या वो 0, दोनों में से, दोनों फैक्टर में से एक की वैल्यू को 0 के बराबर एक लेके चलते हैं, उसको भी 0 के क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर इनके बीच में प्रोडक्ट है, तो इन दोनों की गुणा 0 कब आ सकती है भाई, 0 तो तभी आ सकती है या तो ये 0 हो या फिर ये वाला 0, दोनों में से कोई भी एक 0 या दोनों के दोनों 0। आ गया समझ में, तो हमने इसमें इस तरफ इसको 0 ले लिया, इसको उस तरफ, तो और दोनों को भी 0 ले लिया। तो यहाँ से अब x इज इक्वल टू ये 1 प्लस का है, उस तरफ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा -1, और यहाँ से x ये 2 प्लस का इस तरफ, इसको उस तरफ भेजोगे तो ये 2 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -2, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x-2 और एक x-1, तो इन्हीं को रूट और जीरोज बोलते हैं। तो यहाँ से जीरोज आ जाएंगे इक्वेशन के जीरोज, ठीक है, ये हो जाएंगे -1 और -2, ये दो जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में ये मेथड, ये हम पहले ही कर चुके हैं, फैक्टराइज कर लो या स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कर लो, या एक और फॉर्मूला, एक और मेथड होता है जिसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड, उससे भी x की वैल्यू निकाली जा सकती है। क्वाड्रेटिक मेथड में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ लिखें तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूला का यूज करके। अब यहाँ पे देखो ये a आ रहा है, ये b, ये c, a b c, ये जो a b c आ रहे हैं ये क्या होते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a जो होगा वो जो x² के आगे जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होती है, और b क्या होगा, यहाँ पे b होगा जो x के आगे लिखा जाता है, ये b होता है, और c क्या होगा, c होगा कांस्टेंट टर्म का, ठीक है। तो c कांस्टेंट टर्म और b होता है x का कोफिशिएंट, और निशान इसके साइन के साथ लेना है। जैसे यहाँ पे मान लो अगर माइनस होता तो जो ये b की वैल्यू ली जाएगी यहाँ पे या यहाँ पे, तो वो -3 ली जाती, ठीक है। तो चाहिए इस फॉर्मूले से भी आप फैक्टर करके इसके निकाल सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो उस मेथड को बोला जाता है क्वाड्रेटिक मेथड, इसको बोल लेंगे फैक्टराइजेशन, और स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी निकाल सकते हैं। आ गया समझ में, रूट्स क्या होते हैं और जीरोज, दोनों एक ही का ही नाम है, रूट और जीरोज। और ये रूट और जीरोज निकालने के लिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे पहले, ठीक है।
ठीक है। तो ये जो है, ये आपने ये फैक्टर, जो इसके फैक्टर निकाल के जो जीरोज निकाले हैं, ये आगे एक्सरसाइज में भी आएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 में आएंगे निकालने, वहां और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ तो मैंने इसका बेसिक बताया, जीरोज और रूट होते क्या है और कैसे निकाले जाते हैं। अब देखिए इसमें लीनियर इक्वेशन के जीरोज के बारे में देखें तो, अगर कि लीनियर इक्वेशन के जीरोज क्या होंगे, कितने होंगे, तो ए लीनियर इक्वेशन हैविंग ओनली वन जीरो, जिसकी पावर वन होती है। ये जो जीरोज होते हैं ये डिग्री पे डिपेंड करते हैं या पावर पे डिपेंड करते हैं। जिस इक्वेशन के अंदर पावर वन होगी उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे भाई, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही जीरोज होगा क्योंकि पावर वन है। आगे समझ में? ठीक है। तो जैसे यहाँ है, यहाँ पे ये 2x + 5, x की पावर वन है, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो इस 5 को उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, और 5 यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो 0 में से -5 जाएगा तो -5 ही बचेगा। अब इस 2 को उस तरफ भेज देंगे तो ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी -5/2, तो ये जीरोज ही आ जाएगा। ठीक है, x की जो वैल्यू होती है वही तो जीरोज और रूट्स होती है, तो यहाँ पे ये एक ही आएगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही जीरोज एंड रिलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें देखो, इसका यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीरोज निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये तो हमने ऊपर सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पावर 2 है तो जीरोज भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब इसके अंदर एक वर्ड डाल रखा है रिलेशन, तो 2 जीरोज आएंगे, उन जीरोज के अंदर रिलेशन भी होती है, इस पे क्वेश्चन भी आएंगे, ये चीज और समझनी है। तो यहाँ तो ये लिखा हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 2 जीरोज, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होंगे। जैसे यही हमने कोई सेम इक्वेशन जो ऊपर सोल्व किए, यही इक्वेशन ली है x² + 3x + 2, तो इसके 2 जीरोज होंगे। हमने मान लिया एक जीरोज होगा अल्फा, एक होगा बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो जो आगे फॉर्मूले यूज करेंगे उसमें अल्फा बीटा ही लेगा, इसलिए मैंने भी इनके 2 जीरोज वैसे तो निकाल लिए हमने कि इस इक्वेशन के 2 जीरोज ये आएंगे -1 और -2, पर मैं इनको अल्फा बीटा बोल रहा हूँ। एक को अल्फा पहले वाले को, एक को बीटा, चाहे इसको अल्फा बोल लो चाहे इसको बीटा, तो अल्फा बीटा होगा। ठीक है। अब इसमें रिलेशन देखो कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आए अल्फा बीटा, इनमें क्या रिलेशन होगा, तो ये जर्नल इक्वेशन लिख रखी है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल इक्वेशन होती है, इसका यूज होगा इसलिए लिखी गई है हमने। तो यहाँ पे देखो, अब एक तो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, कि अगर जीरोज का सम करें तो सम ऑफ जीरोज मतलब पहले जीरोज में दूसरा जीरो सम, बीच में प्लस लगा दिया तो ये सम है दोनों जीरोज का। ये अल्फा बीटा जीरोज है, इनके बीच में प्लस लगा दिया तो इसी को बोलेंगे सम ऑफ जीरोज, या फिर कह सकते हो ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये वाला, और ये यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा, इनका आगे एक्सरसाइज में यूज होगा। तो सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, -b/a। अब ये b और a क्या है भाई, ये b देखो -b, इसको अगर डायरेक्ट या तो ये -b/a की फॉर्म में याद करो, या फिर ये याद नहीं करना चाहते तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये देखो माइनस तो यहाँ है तो माइनस का तो माइनस ये, और b को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। जो ये जर्नल इक्वेशन लिख रखे हैं यहाँ से पता चल जाएगा b कहाँ आ रहा है भाई, x के आगे। x के आगे मतलब ये x का क्या है, कोफिशिएंट। a कहाँ आ रहा है, x² आगे, तो ये a क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यही लिख रखा है, a को कोफिशिएंट ऑफ x² लिख रखा है, b को लिख रखा है कोफिशिएंट ऑफ x। तो चाहे ये याद करो चाहे ये याद करो। ठीक है, आ गया समझ में? दूसरा देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर जीरोज के बीच में दोनों में प्रोडक्ट करें तो अल्फा और बीटा, बीच में कोई साइन नहीं लगाया तो ये प्रोडक्ट ही माना जाएगा, इनकी गुणा ही मानी जाएगी। ठीक है, या डॉट भी लगा सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला होता है, c/a। अब ये c क्या है, यहाँ पे c ये है भाई पीछे, c कहते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन a तो सेम ही है, a तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। रटने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को, तीन ही तो चीज है भाई, a b और c। नीचे तो दोनों फॉर्मूले में चाहिए सम ऑफ जीरो, जो चाहिए प्रोडक्ट a ही आएगा, और ऊपर a से अगला नंबर क्या आता है, b, या a से अगला अल्फाबेट b, और उस b के बाद क्या आएगा, c। तो a फिर b, नीचे तो a ही रहेगा फिर c, और इसमें माइनस ले लेना, हो जाएगा आराम से याद। ये a b c क्या है ये यहाँ से पता चल जाएगा जर्नल इक्वेशन से। जर्नल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक को, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें जीरोज ऑफ रिलेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, हमने क्वाड्रेटिक का तो जीरोज भी देख लिए, 2 जीरोज होते हैं और उनमें रिलेशन क्या होता है ये भी देख लिया है। अब करना है क्यूबिक इक्वेशन के जीरोज। तो क्यूबिक इक्वेशन में कितने जीरोज होंगे, क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, तो 3 ही जीरोज आएंगे उसके तीनों जीरोज हमने मान लिए अल्फा बीटा
गामा। ये कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इसके निकाले नहीं हमने, वो हम आगे क्वेश्चनों में निकाल लेंगे, खूब सारे क्वेश्चन आएंगे वहां निकाल लेंगे। तो इसमें हमें अपनी तरफ से मान लिया भाई कि इनके 3 रूट आएंगे, ठीक है, वो होंगे अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं। अब उन तीनों रूट में रिलेशन पढ़ना है, क्या रिलेशन होता है, जैसे ये है ना, तो ऐसे ही उनका भी रिलेशन होता है। उसमें देखो, इसमें 2 रिलेशन है, उसमें 3 रिलेशन है। तो ये कोई हमने इसकी जर्नल इक्वेशन होती है, क्यूबिक की जर्नल इक्वेशन लिख ली। क्यूबिक की जर्नल इक्वेशन ए से शुरू होगी, ए पावर हाईएस्ट 3 होगी तो ए एक्स की क्यूब, फिर ए के बाद बी आएगा प्लस बी एक्स का स्क्वायर, एक एक पावर कम करते जाएंगे, तो ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होती है क्यूबिक जर्नल इक्वेशन। अब इसमें देखो, पहला जो है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इसमें ये जीरोज हैं, अल्फा बीटा गामा हमने माने थे, तो अब इसका सम, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये कह सकते हो। तो सम है तो बीच में प्लस प्लस लग गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें भी नीचे सब के अंदर फॉर्मूला याद करना है तो ए ही आएगा नीचे सब में, और वही इसमें कंटिन्यूटी बन रही है। ए के बाद क्या आता है बी, अगले फॉर्मूले में बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा डी। बस इसमें याद ये रखना है, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें भी पहले पे माइनस आता है और दूसरे पे नहीं आता, ठीक है, और इसमें भी दूसरे पे नहीं आता, इसमें तीसरे पे माइनस आएगा, तो इन दोनों पे माइनस आएगा, दूसरे पे नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा वो याद करने का तरीका बता दिया है इसका। तो माइनस बी बाय ए, अब यहाँ पे बी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस का तो माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए को क्या बोलेंगे, ए किसका कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब ये देखो, इसमें जो दूसरा फॉर्मूला है ये हमने इसमें लिखा है, ये तो उसमें भी था, अल्फा प्लस बीटा 2 थे तो 2 था सम, और प्रोडक्ट भी 2 था तो 2 की प्रोडक्ट थी। यहाँ 3 रूट्स हैं तो 3 का सम और 3 की प्रोडक्ट, तो ये तो हमारा पीछे वाला ही मिल रहा है लगभग लगभग, ठीक है, इससे कोई इश्यू नहीं है। इसका देखो, इसमें क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, 2 जीरोज को प्रोडक्ट लेके फिर सम करें, जैसे एक अल्फा जीरोज है एक बीटा, इन दोनों का पहले हमने क्या किया प्रोडक्ट, तो 2 का प्रोडक्ट लेके और फिर सम करना है, तो ये 2 का प्रोडक्ट, ये भी 2 का प्रोडक्ट, ये भी 2 का प्रोडक्ट है, और फिर इनका सम किया है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा सी बाय ए। सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ कांस्टेंट नहीं है, सी यहाँ पे क्या है एक्स का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा माइनस डी बाय ए, डी क्या है यहाँ पे डी कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। याद करने का तरीका भी बता दिया है साथ साथ, नीचे इसमें भी ए आएगा, क्वाड्रेटिक वालों में भी सारों में ए आएगा, और फिर उसमें भी सीरीज बन रही थी कि ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी, और इसमें सी के बाद डी आएगा। आगे समझ में। अब देखो, इसमें तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है एक्सरसाइज में, डिवाइडिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल को अगर दूसरे से डिवाइड किया जाए तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखो, व्हेन अ पॉलिनोमियल पी एक्स, हमने एक पॉलिनोमियल मान ली पी एक्स इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल जी एक्स, एक पी एक्स पॉलिनोमियल एक जी एक्स, तो पी एक्स को अगर जी एक्स से डिवाइड करें देन, तो हमें क्या मिलेगा या क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब ये चीज जो लिखी है हमने, ये क्या लिखी है भाई, यहाँ पे आप देखो, ये पी एक्स और जी एक्स क्या है, ये तो बता चुके हैं। यहाँ पे पी एक्स भी एक पोलिनोमियल है, जी एक्स भी एक पोलिनोमियल है, तो पी एक्स जी एक्स को तो डिफाइन कर दिया। अब ये 2 चीजें लिखी हैं यहाँ पे, क्यू एक्स आर एक्स, तो क्यू एक्स और आर एक्स को और डिफाइन कर दिया। आर एक्स तो है यहाँ पे आर फॉर रिमाइंडर और क्यू फॉर क्यूशेंट, ठीक है, आर फॉर रिमाइंडर और क्यू फॉर क्यूशेंट, तो ये रिमाइंडर है ये क्यूशेंट है। और तो रिमाइंडर क्यूशेंट से कुछ समझ में आया होगा, रिमाइंडर और क्यूशेंट तो किस में आता है भाई, डिवाइड में आता है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के तरीके को ही लिख रखा है, जैसे इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये तो भाई 3rd 4th क्लास से ही चल जाती है। और इसमें डिविडेंड को क्या बोलते हैं, पी एक्स, डिवीजर को जी एक्स, और क्यूशेंट को क्यू एक्स, और रिमाइंडर को आर एक्स। तो कह सकते हो ये एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम ही है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड कर रहे हैं एक और पॉलिनोमियल से, और ये क्यू एक्स क्या है क्यूशेंट, और आर एक्स क्या है रिमाइंडर, हो जाएगा ये याद, ये आगे यूज भी करना है, ठीक है। और ये जो लिख रखी है ये डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, इसको कहते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम। आगे समझ। तो इसमें ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, या फिर कह सकते हो इंट्रोडक्शन पार्ट, यही चीजें इसमें यूज होंगी,
ठीक है, तो ये हमने लगभग इसका सारा कंप्लीट कर लिया है। अगर कुछ बचता है तो वो एक्सरसाइज में वहां की वहीं बता दिया जाएगा। अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, देखिए। तो ये एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं अब हम, चैप्टर सेकंड की पॉलिनोमियल की, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है, उसके 6 पार्ट दिए हैं और ग्राफ दिए हैं। ये ग्राफ मैंने पहले ही बना लिए हैं, ये चीजें भी मैंने इसमें डेफिनेशंस ज्यादा थी इसलिए पहले उतार ली थी, समझाना आसान था इसलिए इजीली आपको समझा दिया है, हर चीज क्लियर करवा दी गई है, टाइम कम लगे इसलिए ये चीजें पहले उतार ली थी। ठीक है ना भाई, राइट डाउन करने वाला काम ज्यादा था। ऐसे ही इसमें भी ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक ही लाइन में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन समझते ही आपको बाकी तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, ये ग्राफ दे रखे हैं कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स के, आर गिवन इन फिगर 210, ये जो 210 दे रखा है ये फिगर है भाई, तो ये इसके नीचे मैंने लिख दिया है फिगर 210, ये पूरा ही एक फिगर दे रखा है बुक में। ठीक है, इस कंप्लीट को एक फिगर बोल रहा है, इस फिगर में 6 पार्ट दे रखे हैं ये। फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स कोई पोलिनोमियल दे रही है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, इसमें जीरोज फाइंड करने हैं ऑफ पी एक्स के, इन ईच केस, इन सब केसेस में। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं और ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। जैसे हमने पीछे जीरोज फाइंड करे वो तो हमने सोल्व करके किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें ग्राफ का थोड़ी कॉन्सेप्ट लगा, इसमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगा के हमको सोल्व करना है। तो इसमें भाई कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इजीली होगा। देखो कैसे पता चलेगा किस ग्राफ के कितने जीरोज हैं, हमें क्या देखना है, जो लाइन ऑफ ग्राफ दे रखी है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ये कर्वी लाइन भी हो सकती है, भाई ये कर्व है, ठीक है ना, तो कह सकते हो कर्व या लाइन, या बोल दो ग्राफ देखना है हमें। तो हमें ग्राफ में क्या देखना है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करती है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह या फिर कितनी बार कट कर रही है, जितनी बार कट करेगी उतने ही जीरो होंगे उस इक्वेशन के। ठीक है, या उस ग्राफ में उतने ही जीरोज मिल जाएंगे। अब ये भाई ग्राफ है, हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, इसमें इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, तो ये एक्स लिखा हुआ है और ये उस तरफ एक्स डैश, एक्स की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं इसलिए एक्स, और इसके उस तरफ नेगेटिव होते हैं उसको एक्स डैश, इसीलिए ये y है, y के ऊपर की तरफ यहाँ पॉजिटिव नंबर आते हैं इनको y लिखा है, और जहां नेगेटिव नंबर आएंगे वहां y डैश, तो डैश वालों पे नेगेटिव नंबर लिए जाते हैं, यहाँ नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, और जो सिंपल बिना डैश के लिख रखे हैं वहां पॉजिटिव नंबर लिए जाते हैं। ठीक है, और ये ये ओरिजिन है, यहाँ पे ये ओरिजिन है इनका। ठीक है, तो सब में यही लिख रखा है एक्स वाई एक्स डैश। ठीक है, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। तो अब देखो इसमें ये है लाइन भाई ग्राफ की, तो ये तो एक्स एक्सिस तो ये है यहाँ बना रखी, इसको कहीं कट ही नहीं कर रही, तो जब एक बार भी कट नहीं कर रही तो इसमें जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो, इसमें जीरो, एक भी जीरोज नहीं आएगा। इसके अंदर देखो वाई एक्सिस को कट नहीं करना, देखना हमें वाई पे चाहिए वो कितनी बार करें, हमें एक्स एक्सिस पे देखना है, तो एक्स एक्सिस पे ये देखो यहाँ पे कितनी बार कट कर रही है, एक बार, तो इसका इस ग्राफ का एक जीरोज होगा, या इस इक्वेशन का एक जीरोज होगा। इसमें देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, एक और एक दो और एक तीन, तो इसके 3 जीरोज होंगे। इसमें एक और एक दो, तो इसके 2 जीरोज हो जाएंगे। इसमें एक, दो और 3 और एक 4, तो इसके 4 जीरोज हो जाएंगे। इसमें एक और यहाँ एक बार टच करा है, बिल्कुल एक बार टच करके फिर ऊपर निकल गई, तो टच करे चाहे कट करे, तो एक एक दो, यहाँ पे भी एक बार टच किया एक पॉइंट पे तो 3, इसके भी कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। तो इनका सबका मैंने कंबाइन आंसर लिख दिया। इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोज ग्राफिकली आर इक्वल टू, ग्राफिकली अगर हम नंबर ऑफ जीरोज देखें तो वो इक्वल होंगे ग्राफ लाइन जो है कट एक्स एक्सिस नंबर ऑफ टाइम्स, ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है वो नंबर ऑफ जीरोज के इक्वल होंगे। तो ग्राफ लाइन 2 बार कट करेगी तो 2 जीरोज, 3 बार कट करेगी तो 3 जीरोज। तो ये एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन था, इसके 6 पार्ट थे, इसमें हमने करवा दिया है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।